नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। न्यूज रूम लाइव सुबह 11 बज चुके हैं। 11 बजे बड़ी खबरों का वक्त तो चलता है, लेकिन फिलहाल आज सबसे पहले आपको हमारी तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल लोहड़ी भी मनाई गई और दक्षिण भारत में कुछ जगहों पर पोंगल का त्यौहार भी मनाया गया। सीधे आपको लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोंगल कार्यक्रम को लेकर संबोधन कर रहे हैं। इस विशेष पर्व को आप सभी के साथ मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे तमिल जीवन में पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है। इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है। साथ ही ये पर्व हमें प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और अन्य त्योहारों की भी उमंग है। मैं भारत और दुनिया भर में रहने वाले सभी तमिल भाई बहनों को पोंगल की और सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, वैसे मेरे लिए ये भी बहुत सुखद रहा है कि पिछले वर्ष मुझे तमिल संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिला। मैंने तमिलनाडु में 1000 साल पुराने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर में पूजा की। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान सांस्कृतिक एकता की ऊर्जा को पल पल उसके साथ जहां भी रहा मैं जुड़ा रहा, मैंने उसे महसूस किया। जब मैं पंबन ब्रिज के लोकार्पण के लिए रामेश्वरम गया था तो तमिल इतिहास की महानता का फिर एक बार साक्षी बना था। हमारी तमिल संस्कृति पूरे भारत की साझी विरासत है। इतना ही नहीं, पूरी मानवता की ये साझी विरासत है। मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की जिस भावना की बात करता हूं, उसे पोंगल जैसे पर्व और सशक्त बनाते हैं। साथियों, दुनिया की लगभग सभी सभ्यताओं में फसलों से जुड़ा कोई न कोई उत्सव मनाया जाता है। तमिल संस्कृति में किसान को जीवन का आधार माना गया है। तिरुकुरल में कृषि और किसानों पर विस्तार से लिखा गया है। हमारे किसान राष्ट्र निर्माण के मजबूत साथी है। उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत मजबूती मिल रही है। केंद्र सरकार भी किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर लगातार काम कर रही है। साथियों, पोंगल का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं।
जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, अमृत सरोवर जैसे हमारा अभियान इसी भावना को आगे बढ़ाते हैं। हम खेती को अधिक सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में सस्टेनेबल खेती के तरीके, वाटर मैनेजमेंट, मैं तो लगातार कहता रहा हूं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, नेचुरल फार्मिंग, एग्रीटेक और वैल्यू एडिशन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन सभी क्षेत्रों में हमारे युवा नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही महीने पहले मैं तमिलनाडु में नेचुरल फार्मिंग से जुड़े एक सम्मेलन में शामिल हुआ था, जहां मैंने देखा कि हमारे तमिल युवा कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। यानी प्रोफेशनल लाइफ की बड़ी बड़ी चीजें छोड़ करके वो खेत में काम कर रहे हुए मुझे मिले। मैं खेती से जुड़े अपने युवा तमिल मित्रों से आग्रह करता हूं कि वे सस्टेनेबल खेती में क्रांति लाने के इस अभियान का और विस्तार करें। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारी थाली भी भरी रहे, हमारी जेब भी भरी रहे और हमारी धरती भी सुरक्षित रहे। साथियों, तमिल संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक है। तमिल संस्कृति सदियों को जोड़ती है। वो इतिहास से सीखकर वर्तमान को आगे का रास्ता दिखाती है। इसी प्रेरणा से आज का भारत अपनी जड़ों से शक्ति लेकर नई संभावनाओं की ओर आगे बढ़ रहा है। आज पोंगल के इस पावन अवसर पर हम उस विश्वास को महसूस कर रहे हैं जो भारत को आगे बढ़ा रहा है। एक ऐसा भारत जो अपनी संस्कृति से जुड़ा है, अपनी धरती का सम्मान करता है और भविष्य को लेकर भरोसे में भरा हुआ है। इनिय पोंगल नलवा अकड़क्तुक्कल, वाळगा तमिल, वळगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोंगल के कार्यक्रम में मौजूद दिखने को मिल रहे थे। उन्होंने संबोधन भी किया, उससे पहले पूजा अर्चना भी की, क्योंकि पोंगल जिस प्रकार से उत्तर भारत में लोहड़ी और मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, उसी उद्देश्य के साथ दक्षिणी भारत में पोंगल का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भी फसलों की क्रांति होती है, साल की शुरुआत, और उसके बाद फसलों की कटाई बुनाई होना या बाकी अन्य चीज़ें। तो ये कहीं ना कहीं एक रिवोल्यूशन की तरह आता है और हर साल ये मनाया जाता है बड़े ही
धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस उत्साह पर मौजूद रहे। ये तस्वीरें आपके सामने, कई सारी गायों को उन्होंने वहां पर भोज खिलाया और उसके साथ साथ पूजा अर्चना कर संबोधन भी सामने रखा। इस त्यौहार को लेकर कुछ विशेषताएं भी लोगों के सामने रखी हैं। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे, जहां पर थाईलैंड में एक बड़ा ट्रेन हादसा पेश आया है और इस ट्रेन हादसे के अंदर कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। पूरी जानकारी आपको बता दें, 22 लोगों की मौत इस ट्रेन हादसे में हुई है, 40 लोग फिलहाल घायल हैं और मौत के आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं। और अभी फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है कि आखिरकार कितने लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन जो सोर्सेस के हवाले से जो विश्वसनीय सूत्र हमारे बता रहे हैं वो यही है कि 22 लोगों की अभी फिलहाल मृत्यु हुई है, 40 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और इन घायलों में से कुछ और लोगों की भी जान जा सकती है, क्योंकि ये ट्रेन हादसा बेहद ही ज़्यादा भयानक और दुखद रहा है। फिलहाल ये बुधवार सुबह लगभग 9:05 पर बैंकॉक से 230 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित नाखौन रचनात्मक सीबा प्रांत में हुई है और यहाँ पर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। बिल्कुल, अधिकारियों ने बताया कि एक हाई स्पीड रेल पुल के निर्माण में इस्तेमाल हो रही क्रेन तेज रफ्तार में चल रही पैसेंजर ट्रेन पर गिर गई और जिसने ट्रेन पटरी से उतरकर नीचे आ गई और ड्राइवर को ब्रेक लगाने का मौका नहीं मिला। पटरी से उतरते ही डिब्बों में आग लग गई। अधिकारियों के मुताबिक कोच में ज्यादातर यात्री स्कूल के छात्र बताए गए हैं। हादसे में 40 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। कई यात्री डिब्बों में फंसे हुए थे, जिन्हें कटिंग और स्प्रेडिंग उपकरणों की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। ये बहुत दुखद हादसा सामने आया है थाईलैंड में, जहां पर ये भीषण ट्रेन हादसा, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पैसेंजर ट्रेन पर ये मामला सामने आया है। हादसे में अभी तक 22 की मौत, आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, आंकलन किया जा रहा है। 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए भेजा गया है। लेकिन बहुत ही भीषण और बहुत ही भयानक हादसा, तस्वीरें देखकर एकदम से माहौल जो है वो पूरी तरीके से डरावना बन जाता है कि जब ये हादसा हुआ होगा तो उस समय वहाँ पर क्या माहौल बना होगा, लोगों को क्या महसूस हुआ होगा, क्योंकि हादसा इतना भयानक है। तो मौतों को लेकर लगातार समीक्षा हो रही है और जिन लोगों को चोटें आई हैं, जो घायल हुए हैं, उन्हें तुरंत उपचार के लिए भेज दिया है ताकि वहां पर उनका उपचार हो सके। अब बात जरा ईरान की होगी, क्योंकि ईरान में हालात बेकाबू हो गए हैं। हालात पूरी तरीके से हाथ से बाहर आ चुके हैं। अब तक 2000 से ज्यादा मौत का दावा भी किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों पर सख्त ईरान शासन हो चुका है। प्रदर्शनकारियों को आज सरेआमी फांसी दे सकता है ईरान, और ये बहुत बड़ा संदेश प्रदर्शनकारियों को दिया जा सकता है कि अगर आप भी प्रदर्शन में शामिल होंगे तो आपके साथ भी ऐसा सलूक हो सकता है। लेकिन अब ये संघर्ष त्रिकोणीय हो चुका है, ट्रायंगुलर हो चुका है, क्योंकि एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अमेरिका है और तीसरी तरफ इजराइल भी मोर्चे पर खड़ा है। अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर ईरान अपने लोगों पर किसी भी तरह से बर्बरता करता है तो उन पर अमेरिका हवाई हमला कर सकता है। सभी दरवाजे हमारे पास खुले हैं। और दूसरी तरफ लोगों को अमेरिका ने अपना भावनात्मक सपोर्ट भी पूरी तरह से कायम रखा है। तो बिल्कुल अब हालात जो है वो बेकाबू हो चुके हैं पूरे ईरान के अंदर, और ये कहा जा रहा है कि आज ईरान के अंदर जो प्रदर्शनकारी हैं, उपद्रवी हैं, उनको सरेआम फांसी की सज़ा दी जा सकती है। और फांसी की सज़ा इसलिए भी दी जाएगी ताकि एक लेसन बाकी लोगों के लिए हो कि वो उपद्रव यहाँ पर ना फैलाएं, वो इस तरीके से अशांति ना फैलाएं। लेकिन बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय तनाव हम देख सकते हैं साफ तौर से, और ईरान में एक प्रदर्शनकारी को आज सरेआम फांसी दिए जाने की आशंका अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो हम कड़ी चेतावनी देते हैं, और कड़ी चेतावनी यहाँ पर उनकी तरफ से दी गई। ट्रंप ने कहा कि फांसी दी गई तो सख्त कार्रवाई करेंगे। ईरान सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी लगाए गए हैं। प्रदर्शनकारियों पर दमन को लेकर वैश्विक चिंता भी यहाँ पर व्यक्त की गई है। बिल्कुल, ईरान ने इसके लिए इजराइल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराया है और डोनाल्ड ट्रंप को सीधा निशाना साधा है। तेहरान ने कहा विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज हो चुकी है और अब ये बयानबाजी क्या सिर्फ
राजनीतिक दबाव तक सीमित है या सैन्य संघर्ष की तरफ ये दोनों देश बढ़ रहे हैं? इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त रिटायर्ड कमांडर हैं भूषण दीवान जी, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर फोन लाइन पर जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत कमांडर भूषण दीवान जी, और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। सर, बहुत बड़ी चिंता ईरान के सामने ये है, सत्ता बचानी है, और उसके साथ साथ अमेरिका की लगातार धमकियां भी सामने आ रही हैं। अब मामला ये एक या दो देशों के बीच नहीं है, त्रिकोणीय संघर्ष नजर आ रहा है। शीतल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप लीगली देखा जाए और दुनिया का जो तंत्र चल रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो किसी भी दूसरे देश को, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो, किसी और अलग देश पे, शंभू देश पे जैसे ईरान है, उस पे जो भी अंदर कुछ हो रहा है उस पे दखल अंदाजी करने का हक बिल्कुल नहीं है, कानूनन हक बिल्कुल नहीं है, मॉरल हक बिल्कुल नहीं है। और मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ, अगर आप रेफरेंडम भी ले दुनिया के 850 करोड़ों से, वो कहेंगे भी जिस टाइप से लोगों से, तो लोग कहेंगे कि जिस टाइप से ईरान इतना भारी दमन कर रहा है आधुनिक युग में अपने लोगों के ऊपर, 7 करोड़ लोगों पे दमन कर रहा है, तो अवश्य दुनिया को इसके संज्ञान लेके कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब मेरी समझ में इसी के चलते, चाहे वो ओपन वॉरफेयर, काइनेटिक वॉरफेयर, अमेरिका ईरान ओपन अटैक बेशक ना करे, पर मोसाद जैसे ईरान के अंदर भी, प्रेसिडेंट पैलेस के अंदर भी जब गाजा वॉर चल रहा था एक्टिव तरीके से, तो उनके लोगों को उठा लिया, मार दिया। इस टाइप का काम, अंदर खाने का मैं समझता हूँ इजराइल यूएसए करेगी और शायद करना चाहिए, ताकि ईरान जो है 7 करोड़ देश का आबादी का देश इतने दुख में ना रहे। बिल्कुल दीवान साहब, लेकिन बहुत बड़ी चिंता बन गई है सर। नतीजे और परिणाम क्या सामने नजर आ रहे हैं? क्या मामला सैन्य संघर्ष की तरफ जाएगा या सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से राजनीतिक दबाव बनाया जाएगा ताकि वहां के रिजीम चेंज हो, वहां की सत्ता चेंज हो? एक्चुअली मैं समझता हूं सत्ता चेंज तो कराना चाह रहे हैं ट्रंप, और इसकी पूरी संभावना है वो सफल हो जाएंगे। पर सफल होने का तरीका ये है, एक तो तरीका ये है कि मिसाइलें, गोला बारूद, अटैक, एयरक्राफ्ट कैरियर और फ्लाइट मिसाइल्स का अटैक ऐसा हो, पर मेरी समझ में ऐसा शायद ऐसा नहीं करेंगे। कॉवर्ड तरीके से, सीक्रेट तरीके से जो काम होता है मोसाद वाला, CIA वाला, वो करेंगे। पर उसके चलते क्या है, वो जब करेंगे उस टाइप का काम, तो शायद खमैनी जो है, ईरान का रजीम जो है, उस बात को और तूल देने के लिए उन पर मिसाइल दाग दे इजराइल के ऊपर। लेकिन दीवान साहब, क्या अमेरिका के लिए इतना ये आसान है, इतना इजी है? जो वेनेजुएला में हुआ, क्या ईरान को हल्के में लिया जा सकता है? ईरान एक मजबूत देश भी है। शीतल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वेनेजुएला एक अलग केस है, ईरान एक अलग केस है। पर आप ये भी तो देखें ना, 2 साल पहले जब जो टॉप लीडर थे हमास के, जो कतार में 5 स्टार 6 स्टार होटलों में रहते थे, जो मीटिंग के लिए ईरान में आए, राष्ट्रपति पैलेस ईरान में आए, तो आपको मालूम है एग्जैक्ट लोकेशन पे उनको मार दिया गया, उनके रूम में। उनका रूम जो राष्ट्रपति पैलेस के गेस्ट हाउस का रूम था उसका। तो ऐसा काम अभी भी हो सकता है। क्यों? जब इतनी खुराफात अंदर बची हुई है, इकोनॉमी इतनी डाउन है। जब इकोनॉमी इतनी डाउन है तो पुलिस जो है, वेनेजुएला में इकोनॉमी बड़ी डाउन थी, गरीबी बहुत थी, तो जो फौजी हैं, IRCG है और लोग हैं, और तो उनको आप पैसे देके तोड़ सकते हैं, और तोड़ देंगे, तोड़ के आप अंदर खाने एक काम करा सकते हैं कि टॉप लीडरशिप जो है एग्जिस्टिंग रजीम की, उसको तबाह कर दिया जाए। ऐसा पॉसिबिलिटी काफी प्रबल है। बिल्कुल। एक और सवाल दीवान साहब मेरा रहेगा, क्योंकि एक ही पैटर्न हर जगह पर रजीम को चेंज करने के पीछे का बताया जा रहा है और नजर भी आ रहा है, और इसमें कोई दोहराई नहीं, ये प्रत्यक्ष रूप से समझ आ गया है कि ईरान के पीछे डीप स्टेट्स का काम है, या आपने मोसाद और CIA का नाम लिया, जो इधर इजराइल और अमेरिका की एजेंसीज हैं। लेकिन सर, इस तरह के पैटर्न और ये जो एक ही तरीका अपनाया गया है, चाहे भारत देश के आसपास के देश हों, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, ईरान हो, फ्रांस में भी कई प्रदर्शन उजागर हो गए थे, लेकिन वहां पर नहीं हो पाया। तो ये भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत इससे कैसे डील कर सकता है और भारत को कैसे अलर्ट रहना चाहिए? हाँ, बड़ी अच्छी बात आपने की। आप ये कह रहे हैं कि ये जो साफ तौर पे ट्रंप की दादागिरी है, और उसके साथ इस केस में ईरान के अगेंस्ट विरुद्ध तो इजराइल भी मिला हुआ है। आप कह रहे हैं अगर इस टाइप की दादागिरी की चाल प्रचलन भारत दुनिया में बढ़ता जाता है, तो कल को और भी देश सख्ते में आ सकते हैं। और
किसी भारत के भी ऐसा हो सकता है, किया जा सकता है। पर मेरी समझ में भारत काफी सतर्क है। भारत के अंदर इतनी ऐसी आवाम जो है इतना नाराज नहीं कि इस टाइप का काम हो जाए। हालांकि छुटपुट जासूसी के केस तो भारतीय आ जाते हैं, पर इतना लेवल पे भारत को तोड़ना मुश्किल नहीं, क्योंकि स्टेबल डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इतना कोई दबाव नहीं होता है आम जनता पे, और इतनी महंगाई भी नहीं है। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर भूषण दीवान जी, आपने समय दिया और ये महत्वपूर्ण बातें कही हैं। लेकिन फिलहाल अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बना रहा है ताकि वहां पर सरकार, सत्ताधारी दल जो है वो बदल सके। लेकिन ईरान की तरफ से क्या जवाब होगा ये देखना होगा। सीधे आपको लिए चलते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना संबोधन कर रहे हैं। और यह अवसर मेरे लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। वैसे तो बहुत सारी योजनाएं खटीमा में बनी हैं, बहुत सारी योजनाओं के लोकार्पण हुए हैं, योजनाएं केवल शुरू ही नहीं हुई हैं। जो योजनाएं बनी हैं या शुरू हुई हैं, उन सभी योजनाओं को पूरा किया गया है। जिनका शिलान्यास हुआ है, उन सभी योजनाओं का लोकार्पण भी हुआ है। और ये मैंने कहा कि ये मेरे लिए विशेष महत्व रखता है, वो इसलिए कि मैं जब पहली बार खटीमा से विधायक के रूप में आप सब लोगों ने मुझे काम करने का अवसर दिया, तब से मेरे मन में एक संकल्प था कि खटीमा में एक अच्छा बस अड्डा होना चाहिए, बस स्टैंड होना चाहिए, लोगों को आने जाने के लिए एक अच्छी सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि मैं देखता था, क्योंकि घर से आता था तो हमेशा मुझे खटीमा का रोडवेज पार करना पड़ता था। और कभी कभी बारिश आती थी तो मैं देखता था, जैसी बारिश आती थी ना, जो लोग बस पकड़ने के लिए आते हैं, भुवन भट्टी की भी दुकान थी, कैलाश भट्टी, भुवन भट्टी, तो जैसी बारिश आती थी तो लोग जो है अपना झोला पकड़ के या अपना जो भी सामान होता था दौड़ के जो है वो बस अड्डे के जो टीम जैसा पड़ा हुआ था उसके अंदर लेके जाते थे, एड की दुकान में ले जाते थे, या गेडा जी की दुकान में ले जाते थे, या वो किशन सिंह किन्ना जी की कभी दुकान होती थी उनकी दुकान के नीचे डाल देते थे। और मुझे तो याद है कि मैं अपने पिताजी के साथ 1980-85 के बीच में जब हम यहां से बस पकड़ने के लिए जाते थे तो हमको टनकपुर से बस पकड़नी पड़ती थी। टनकपुर जाते थे रात में, और रात में टनकपुर में ही रुकते थे, वहीं रोडवेज में ही बिस्तर लगा के अपना वहीं पर सो गए। फिर सवेरे 4 बजे 3 बजे उठ के यहां से भागी चौरा की बस चलती थी। किसको याद है भागी चौरा की बस कौन कौन गया है उसमें? टनकपुर से भागी चौरा जो शाम को 4-5 बजे 5 बजे खिरचना पहुंचती थी। मैं खिरचना में उतरता था या बंदरली गांव में उतरता था, और फिर जब वापस लौट के आते थे तो फिर यहां रात हो जाती थी। अब रात हो जाती थी तो घर कैसे जाए? जंगल था, बहुत भीतर, कोई साधन नहीं होता था। 8-9 किलोमीटर पैदल तो जा नहीं सकते, रात में सामान भी होता था। फिर वही कभी ये दीवान सिंह कहाँ गए हमारे टिगरी वाले, हमारे फिकाल जी, उनकी दुकान के नीचे जो है वहीं पर वो हटा के जो है वहीं बिस्तर लगा के वहां भी सोए। मैं सोया था, मुझे याद है बचपन का। तो तब में जब मैंने सोचा कि आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से मुझे मेरी पार्टी के निर्देश पर मुझे यहाँ से विधानसभा में खड़ा कर दिया, तो मैंने, आप लोगों ने मुझे विधानसभा भेजा, तो मेरे मन में था कि खटीमा में एक हाईटेक बस अड्डा होना चाहिए। और इस बस स्टैंड की स्थापना के लिए मैंने हर संभव प्रयास किए थे, इसकी घोषणा भी की थी। लेकिन मेरे यहाँ से विधायक रहते हुए इस बस अड्डे का काम, बस स्टैंड का काम पूरा नहीं हो सका। परंतु मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस उत्तरायणी के शुभ दिन पर राज्य के मुख्य सेवक के रूप में ये बस अड्डा आप सबको समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भाई बहन, अभी हाल ही में नानकमता में आयोजित होने वाले जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर मैंने खटीमा बस स्टैंड का नाम
महाराणा प्रताप, जो कि वीर शिरोमणि थे, जिन्होंने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया, घास की रोटी खाना स्वीकार किया, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, तो उनका नाम हमारी आने वाली पीढ़ियों को स्मरण होना चाहिए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरित होकर राष्ट्रभक्ति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, देशभक्ति के क्षेत्र में काम करे। इसलिए महाराणा प्रताप के नाम से ये बस अड्डा करने की घोषणा की थी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हम इस बस स्टैंड में महाराणा प्रताप द्वार के निर्माण का भी शिलान्यास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये नवनिर्मित बस स्टैंड न केवल परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुगम और व्यवस्थित बनाएगा, बल्कि हमारे यहाँ के स्थानीय व्यापार, पर्यटन, रोजगार के नए अवसरों को और क्षेत्र के विकास को भी इससे गति मिलेगी। और इस बस अड्डे के बन जाने से बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी। बहुत सारा जो बसों को हमारे अंदर से जाकर घूम के आना पड़ता है, तमाम जाम की स्थितियां होती हैं, तमाम प्रदूषण होता है, उस सब से भी, धूल से भी मुक्ति मिलेगी। भाइयों बहन, आज आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा राज्य भी विकास और समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज जहां शहरी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन, पेयजल, इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम मजबूत कर रहे हैं, वहीं सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक भी इन सभी सुविधाओं को ले जाने का काम बहुत तेजी से हो रहा है। आज राज्य का कोई सुदूरवर्ती क्षेत्र हो, वहां भी विकास पहुंच रहा है। नीति, माणा, मिलम, गुंजी, ऐसे सांकरी जैसे क्षेत्र, उत्तरकाशी का सांकरी का क्षेत्र, जहां 2-2.5 हजार लोग आजकल वहां पर प्रत्येक दिन देश दुनिया के पर्यटक आ रहे हैं। गुंजी जैसे क्षेत्र में आदि कैलाश में यात्रा प्रारंभ हुई है। आपने देखा देश का जिसको अंतिम गांव कहते थे, माणा गांव, उस माणा गांव में भी लोगों की बड़ी संख्या में आना शुरू हुआ और उस माणा गांव को ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने माणा गांव और माणा जैसे गांव को वहीं से देश के पहले गांव की संज्ञा दी कि उसको देश का अंतिम गांव कहा जाता है। अब देश के सभी पहले गांव के रूप में विकसित हो रहे हैं। अंत्योदय के मूल मंत्र के साथ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहन, खटीमा, नानकमता, ये क्षेत्र, खटीमा और नानकमता कोई अलग अलग नहीं है। एक कई बार ऐसा लगता है कि ये खटीमा है, नानकमता है, वो जब चुनाव में जाते हैं तब लगता है। और मैं भी पहली बार खड़ा हुआ तो यहाँ धूल भौजिया हो या आसपास हो, कई क्षेत्रों में लोग जो है नारा ही लगा रहे थे वहां। तो मैं सोच रहा था कि मैं ही वोट अपने लिए मांगने आया हूँ, लेकिन अपने लिए मांग रहा था। प्रेम सिंह राणा जी खड़े थे उस समय, तो पता ही नहीं लगता कई बार। अब देखिए, आप यहाँ से जनकैया की तरफ जाते हैं, भाई साहब सांसद जी का तो पूरा ही क्षेत्र हुआ, अब आपका तो सब क्षेत्र हुआ, लेकिन विधायक जी में कर रहा हूँ। अब विधायक जब यहाँ से जाते हैं तो जैसे ये खटीमा का ये संतोष अग्रवाल की सुना, सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक संबोधन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा था। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर आर्मी चीफ ने यहाँ पर पाकिस्तान और चीफ समझौते को अवैध बता दिया है। पूरी जानकारी क्या है आपको बता दें कि शख्सगाम घाटी पर भारत का स्पष्ट दावा किया गया और आर्मी चीफ ने कहा है कि भारत इस समझौते को नहीं मानता है। आपको बता दें कि शख्सगाम घाटी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और यहाँ पर चीन को इस इलाके को सौंपा गया था, पाकिस्तान के अंदर जो ये इलाका है, लेकिन अभी फिलहाल इसको लेकर बड़ा दावा आर्मी चीफ की तरफ से किया गया। बिल्कुल, देखिए शख्सगाम का कुल क्षेत्रफल लगभग 5180 वर्ग किलोमीटर है और ये जम्मू कश्मीर का इलाका माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने 1963 में कथित तौर पर चीन को सौंपा था और चीन अब इसे अपना बता रहा है, जिसके बाद एक बार फिर से तीनों देशों के बीच जो गतिविधियां हैं वो तेज हो गई हैं। इसी पर भारतीय सेना के प्रमुख ने ये बड़ा बयान दिया और कहा कि शख्सगाम घाटी का जो मामला है, जो भी डील दोनों देशों के बीच हुई है वो अवैध है, वो वैध नहीं है। हम इसे वैध नहीं मानेंगे क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और स्ट्रेटेजिक जो वहाँ पर गतिविधियाँ रहती हैं उसमें काफ़ी अहम इस इलाके को माना जाता है, यानी जो भी रणनीतिक वहाँ पर मुद्दे होते हैं
सीपीईसी कॉरिडोर इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। भारत ने पहले भी कड़ा विरोध जताया है। ये इलाका रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील, सीमा और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा, ये आर्मी चीफ ने कहा है। हम देश के लिए और देश के हर टुकड़े के लिए, देश की जमीन के लिए हमेशा आगे हैं। 2020 में आपको याद होगा जब चीन और भारत के बीच गलवान में एक बैटल हुआ था और उस बैटल में भारत की सेना ने चीन की सेना को वहां से खदेड़ा था, पीछे हटाया था और अपनी पराक्रम का वहां पर प्रतीक दिखाया था और बताया था कि भारतीय सेना जब तक बॉर्डर पर है तब तक कोई देश अवैध रूप से भारत पर कब्जा नहीं कर सकता। और यही यहां पर भी देखने को मिल रहा है। अब यह मसला कैसे सुलझेगा? क्या चीन के साथ बातचीत होगी या फिर कोई और यहां पर रास्ता निकाला जाएगा, कोई और हल निकाला जाएगा? यह देखना बेहद दिलचस्प है। वहीं आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि हाल की घटनाओं ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारतीय युवा क्या कुछ कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी देंगे उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। फिलहाल उन्होंने कहा कि आप जनरेशन जी यानी कि जेन जी की सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ी आबादी, हमारे युवा ताकत का भंडार है जिसे अनुशासन, मकसद और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के साथ सही दिशा में लगाना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के संकल्प और संयम का एक शानदार उदाहरण था जो हमारे सशस्त्र बलों और हमारे युवाओं की नैतिक शक्ति, प्रोफेशनल काबिलियत को दिखाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश भर में 75,000 से ज्यादा एनसीसी कैंडिडेट्स ने वॉलंटियर के तौर पर काम किया है। और वहीं पर सिविल डिफेंस, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, आपदा राहत और कम्युनिटी सर्विस में बिना थके काम किया है। 2025 में 19 साल की औसत उम्र ने 10 एनसीसी कैडेट्स, 5 लड़के और 5 लड़कियों ने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट फतेह किया था और मुझे उनसे बातचीत करने का मौका भी मिला। तो सुनिए जरा उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से जरा क्या कुछ कहा गया। Recent events have shown the world exactly what Indian youth are capable of. You are the most powerful and maximum population of Generation Z. Our youth are a reservoir of strength that must be channeled with discipline, purpose, and national commitment. Operation Sindoor was a defining demonstration of India's resolve and restraint, a reflection of the moral strength and professional excellence of our armed forces and our youth alike. During Operation Sindoor, our over 75,000 NCC cadets volunteered across the country, working tirelessly in civil defense, hospital management, disaster relief, and community services. In 2025, 10 NCC cadets, 5 boys and 5 girls, with an average age of just 19, successfully submitted Mount Everest, and I was privileged enough to interact with them during the flag off as well as the flag-in ceremony. This was not just a physical achievement. Recent events. आपने सुना आर्मी के चीफ को, उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो फिलहाल हलचलें चारों तरफ बिल्कुल बरकरार नजर आ रही हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आईपीएससी को लेकर आज सुनवाई होनी है और ये कलकत्ता हाईकोर्ट में आज आईपीएससी रेड पर सुनवाई होगी। दरअसल बंगाल में ईडी की तरफ से आईपीएससी पर रेड किया गया था। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी जो बंगाल में या यूं कहें तो टीएमसी के लिए रणनीतिक साझेदारी तय करती हैं, खासतौर पर चुनाव के लिए। और ये इसका जो स्थापना हुई थी वो लगभग 2013-14 में हुई थी प्रशांत किशोर की अगुवाई में, लेकिन उसके बाद अब ये बंगाल के लिए काम कर रही थी। ईडी ने सीएम ममता पर कई गंभीर आरोप लगाए। छापेमारी में रुकावट पैदा करने का आरोप ईडी ने ममता बनर्जी पर लगाए। हंगामे से पिछली सुनवाई टल गई थी, लेकिन आज सुनवाई होनी है। बहुत अहम होगा, बंगाल में इसी साल चुनाव भी होने हैं और बहुत जल्द भी चुनाव होने हैं। तो ऐसे में ये जो पूरा मामला वहां पर उजागर हुआ है, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा ये देखना दिलचस्प है। ममता बनर्जी का स्टैंड क्या होगा ये भी देखना होगा। तो बिल्कुल आपको बता दें कि छापेमारी में रुकावट पैदा करने के आरोप हैं। कोलकाता हाईकोर्ट आईपीएससी रेड का ये पूरा मामला है और इस पर आज सुनवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के अंदर पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपीएससी के आईटी हेड प्रतीक जैन के ऑफिस पर 8 जनवरी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड की गई थी और इस रेड के दौरान बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी उसी जगह पर पहुंची थी। ईडी ने ममता पर आरोप भी लगाए। आरोप ये थे कि वो कथित कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के अंदर छापेमारी के दौरान रुकावट उनकी तरफ से पैदा की गई। देखिए, प्रतीक जैन के घर में जबरन घुसी और अपने साथ कई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले गई। उसके बाद आरोप भी लगाया कि मुझे ना छेड़ें, मेरे पास कई ऐसे डिवाइसेस हैं
जिनसे मैं पोल खोल सकती हूं। उसके बाद 9 जनवरी को ईडी ने मामले में दखल देने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन 9 जनवरी को कोर्ट रूम में हंगामे के कारण सुनवाई नहीं हो सकती। आज इसकी सुनवाई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले को आज के लिए टाल दिया और आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बंगाल सरकार ने 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में ये केविएट भी दाखिल की थी। बिल्कुल, और सरकार की मांग ये थी कि उसका पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश पारित ना किया जाए। तो ये पूरा मामला कोलकाता से जुड़ा हुआ है, जहां पर ईडी की तरफ से रेड भी की गई और इस रेड के अंदर अब कथित तौर पर ममता बनर्जी पर आरोप लगाए गए हैं और आईपीएसी रेड मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कोलकाता हाई कोर्ट में जो है सुनवाई देखने को मिलेगी। क्या कुछ निष्कर्ष, क्या कुछ कंक्लूजन निकलेगा, वो भी आप तक जरूर साझा करेंगे। आगरा में पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी, और ये खुशखबरी ये है कि कल से 17 जनवरी तक ताजमहल में फ्री एंट्री होने वाली है और फ्री में आप 3 दिन के लिए ताजमहल का दीदार कर सकते हैं। और शाहजहां के उर्स पर यह बड़ा अहम फैसला लिया गया है। खास तौर पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देश और दुनिया से पर्यटक आगरा में पहुंचते हैं और वहां पर उस मोहब्बत की निशानी का इजहार करते हैं। लेकिन अब 3 दिन के लिए फिलहाल खास मौके पर इसे फ्री कर दिया है और बिना किसी एंट्री के, बिना किसी पैसे के आप वहां पर जा सकते हैं। और आने वाले दिनों में सुरक्षा के वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा होगी, भीड़ होगी, तो उसके लिए सुरक्षा के इंतजाम हर तरफ से किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटकों के यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद है, जिसके चलते कि सभी तरीके के इंतजाम फिलहाल कर दिए गए हैं और शाहजहां के उर्स के मौके पर ताजमहल में फ्री एंट्री को लेकर एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। कल से 17 जनवरी तक, यानी कि 15, 16 और 17 जनवरी, ये 3 दिन के लिए आगरा के अंदर जो ताजमहल है, जो 7 अजूबों में से एक है, वहां पर देश विदेश से लोग पहुंचेंगे और उन्हें कोई फी, कोई शुल्क जो है वो नहीं देना होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर इस ताजमहल का दीदार कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ इकबाल खान, हमारे संवाददाता, आगरा से ज्वाइन कर चुके हैं। इकबाल, आपसे जानना चाहूंगी, अब क्योंकि फ्री एंट्री है और अगर फ्री एंट्री नहीं भी होती तो भी हजारों लाखों की संख्या में पर डे के मुताबिक लोग यहाँ पर पहुँचते हैं ताजमहल को देखने के लिए, इसका दीदार करने के लिए। अब क्योंकि फ्री एंट्री है तो जो लोकल्स हैं वो भी पहुँचेंगे, जो बाहरी राज्य के लोग हैं वो भी आएंगे और जो फॉरेन के लोग हैं वो भी पहुँचेंगे। उसको लेकर किस तरीके के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, हर साल जब शाहजहां का उर्स होता है तो फ्री एंट्री की जाती है। कल से 17 तारीख तक ताजमहल में फ्री एंट्री है और जो एएसआई है उन्होंने पुख्ता इंतजाम किए। साथ ही सियासत की जो सुरक्षा ताजमहल में तैनात रहती है उन्होंने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं, क्योंकि ये बात सच है कि देशी विदेशी पर्यटकों के साथ साथ आगरा की लोकल पब्लिक भी अक्सर ताजमहल के उर्स के मौके पर पहुंचती है और काफी भीड़ देखी जा सकती है। पिछली बार भी कई ऐसी भीड़ देखी गई थी, लेकिन इस बार जब हमारी एएसआई के अधिकारियों से बात हुई और सियासत के अधिकारियों से बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने पुख्ता इंतजाम किए इस बार और कुछ रेलिंग है। और इस बार एक इंतजाम और किया गया है कि ताज का जो मुख्य गुंबद है वहां पर सभी को ज्यादा देर तक रुकने नहीं दिया जाएगा। जो उस पे आ रहे हैं वो आए और अलग उनके लिए एक पैसेज बनाया गया जहाँ से वो इजीली निकल सकते हैं, जिससे भीड़ और संख्या कम हो, भागदौड़ी या इस तरह की कोई भी व्यवस्था ना फैले। बिल्कुल इकबाल, इसके साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा आएंगे, आसपास के लोग भी आएंगे, तो ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, जो सबसे बड़ी चुनौती रहती है? जी, एक बड़ी चुनौती है ट्रैफिक को लेकर, क्योंकि अभी कुछ दिनों से आगरा के अंदर मेट्रो का काम भी चल रहा है, तो कुछ रोडों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। वहीं जो ट्रैफिक पुलिस है, पुलिस कमिश्नर जो सीपी आगरा है दीपक कुमार, उन्होंने लगातार ट्रैफिक के पुलिस कमिश्नर जो एसीपी ट्रैफिक है उनसे बातचीत की थी। उनके साथ एक रोड मैप तैयार किया है जो ताजमहल के मुख्य रोड है जहाँ से ज्यादातर जो पर्यटक आते हैं वहाँ पर ट्रैफिक के जो सिपाही है उनको ज्यादा लगाया जाएगा, जिससे कि आवाजावन में किसी को दिक्कत ना हो। चले, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इकबाल खान हमारे साथ बने हुए थे। फिलहाल 3 दिन मुफ्त में वहाँ पर आप ताजमहल में जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए सरकार ने और प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं और सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। न्यूज़ रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।